घमंडी बहू। अरे बानी बहू, जरा जल्दी से एक गिलास पानी तो लेकर आना। क्या कहा तुमने? मैं और तुम्हारे लिए पानी लाऊं? मेरी बूढ़ी सासू माँ बढ़ते बुढ़ापे में बौरा गई हो क्या? मेरे डैडी के घर में 10 नौकर थे, मैंने आज तक कभी अपना पानी का ग्लास तक नहीं उठाया। चुपचाप से अपना हाथ पैर चलाओ और अपनी प्यास बुझाइए। इस घर की बहू हूँ, बाई नहीं। शॉपिंग जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। ये है विमला की बहू बानी। तकरीबन सप्ताह भर पहले ही बानी की शादी आनंद से हुई है। बानी का बतौर बिगड़ा बर्ताव देखने के लिए चलते हैं एक सप्ताह पीछे। विमला, सुना है कि तेरी बहू शहर से आ रही है। अरे जानती है ना, ये शहरी तितलियां बहुत तेज तर्रार होती हैं। सास को तो तलवों तले रौंदने की ताक में रहती हैं। अरे नहीं झुमरी बहन, दरअसल मेरी होने वाली बहू आनंद के बाबूजी के बचपन के दोस्त की बेटी है। अगले ही दिन विमला बेटे की बारात लेकर बानी को अपनी बहू बनाकर लौटती है, जहां गांव की औरतें बानी का लहंगा देखकर बुरा बखान करने लगती हैं। अरे दादा, लगता है बिमला तुम्हारी बहुरिया के लहंगे में दर्जी बाजू लगाना भूल गया है। बहुरिया के लहंगे के ब्लाउज का बाजू एकदम लड़कों के लक्स कोजी के जैसा लग रहा है। गुस्से से बौखलाई बानी अपना घूंघट उठाकर बोल पड़ती है। कर दी ना गाँव की गवार लुगाइयों वाली बातें। सब ये साची से डिजाइन कराया है मेरा लहंगा। इतना महंगा लहंगा आपकी आने वाली पुश्ते भी नहीं पहन सकती। अरे ओ, शहरी बहुरिया कैंची की तरह धारदार जुबान चलाना बंद कर। ये शहर नहीं, बिलासपुर गांव है। ये बहुओं का बोलबाला नहीं चलता है। बात बिगड़ता देखकर विमला औरतों की मंडली को घर भेज देती है। अगली सुबह विमला घड़ी की ओर निहारते हुए कहती है, घड़ी की सुई 10 पर 10 तक दे चुकी है। अब तक बानी बहू आखिरकार नीचे क्यों नहीं आई? ये बोलकर विमला बानी के कमरे में पहुंचती है। अरे बहू, घड़ी की सुई 10 पर 10 तक दे चुकी है। अब क्या देर दोपहर में उठने का इरादा है तेरा? सासू माँ, ये सुबह सुबह सास वाला भाषण क्यों शुरू कर दिया आपने? अरे बिलासपुर गांव की बहुएं भोर सवेर कोटती हैं और तू नई नवेली बहू होकर भी अब तक सो रही है। सासू माँ, अपना ये सास का शासन मुझ पर मत आजमाइए। एक तो बिछौने के नाम पर सारी रात मुझे 3rd क्लास गुदड़ी के गद्दे पर सुलाया। अपने डैडी के घर में मखमल के बिस्तर पर सोती थी। हाय, दर्द के मारे मेरा सारा बदन टूट रहा है। जाइए, जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लाइए। बानी ये बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका ससुर गजोधर आकर कहता है, अपनी सास से बात करने का ये क्या लहजा है? अब तुम इस घर की बहू हो, ससुराल की बागडोर संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। अरे आपको 2 औरतों के बीच में टपकने को किसने कहा? मुंह उठाए और चले आए दोनों बूढ़े बुढ़िया महाभारत का मैदान बनाने। मुझे बेबस बहू समझने की भूल मत करना तुम दोनों, वरना बाप बेटे के बीच ऐसी फूट पैदा करूंगी कि उसे सुलझाते सुलझाते आपकी सांसें थम जाएंगी। परिवार के बिखराव के डर से दोनों सास ससुर बानी के घमंडी स्वभाव को चुप्पी साध कर सहना शुरू कर देते हैं। हर एक दिनों के साथ बानी का बुरा बर्ताव बढ़ता ही चला जाता है। फिर एक रोज, अरे बहू, पता नहीं आज मेरे टखनों में बिल्कुल भी बल नहीं मिल रहा है। जरा जाकर बाजार से साग सब्जी ले आती। अरे ओ मेरी बूढ़ी सासू माँ, लगता है बढ़ते बुढ़ापे में तुम्हारे दिमाग से बातें बिसरने लगी हैं। मैं इस घर की बहू हूँ, बाई नहीं। अरे सुनिए ससुर जी, ये पैसे पकड़िए और बाजार से जाकर साग सब्जी ले आइए। अरे अब मेरा मुंह क्या ताक रहे हैं? दिन भर पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। कभी कभार अपने हाथ पाँव को भी चला लिया कीजिए। बानी के मुंह से इतने बुरे शब्द सुनकर विमला के सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, अरे बहू, बौरा गई है क्या? अपने ससुर से कोई ऐसी बात करता है? क्यों माँ जी, मैंने गलत क्या कहा? मेरे पति आनंद दिन भर दफ्तर में खूब खटनी करके पैसे कमाते हैं। इस बात को भूलना मत कि मेरे पति की कमाई पर आप दोनों का पेट पल रहा है। ये कहकर बानी अपने कमरे की ओर अग्रसर होती है और विमला रोते हुए कहती है, जो इतने सालों से इस घर का सर रहा है, आज मेरी बहू ने उन्हें मेरे आंखों के सामने इतना कुछ सुना दिया और मैं बेबस बुढ़िया कुछ ना कह सकी। अरे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है भगवान, सारा दोष हमारे भाग्य का है कि हमें ऐसी घमंडी बहू मिली है। समय गुजरता चला जाता है। घमंडी बहू बानी पति की गैर मौजूदगी में अपने बूढ़े सास ससुर पर सैकड़ों असहनीय सताव करती है। सोफे पर बैठा गजोधर टीवी देख रहा होता है, तभी बानी टीवी बंद करके कहती है, दिन भर टीवी देखकर आपकी आंखें नहीं थकती? मुफ्त का बिल फूकते रहते हैं।
अरे बिल क्या आपका बाप भरेगा? हाँ, ये एलईडी मेरे डैडी ने मुझे दहेज में मेरे लिए दिया है, ना कि आपके दिन भर देखने के लिए। हाँ। तभी एकाएक आनंद बानी की बातें सुनकर दरवाजे पर दस्तक देता है। बानी, ये तुम किस लहजे से बात कर रही हो बाबूजी से? आनंद को सामने पाकर बानी के कड़वे बोल का स्वर शब्द ऐसे बदलता है जैसे उसके मुंह में शहद की गगरी घुल गई हो। अरे आनंद, आप आ गए? देखिए ना, मैं तो सिर्फ ससुर जी को समझा रही थी, इस बढ़ते बुढ़ापे में उनका ज्यादा देर टीवी के नजदीक बैठना भला नहीं है ना ससुर जी? बानी की आंखें देखकर बेचारा ससुर उसके सुर में सुर मिलाने को मजबूर हो जाता है। ये तो रहा बानी के अहंकार का पिछला पड़ाव। आइए चलते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर। जैसे ही बानी अपना बैग लिए शॉपिंग के लिए बाहर निकलती है, उसका सिर बोझिल होने लगता है। अरे ये अचानक से मेरा सर बेहिसाब बोझिल क्यों हो रहा है? बानी की आंखों के आगे काला अंधेरा घिराता है, जिसके साथ वो जमीन पर बेहोश हो जाती है। तभी आनंद भी देर दोपहर ही दफ्तर से लौट आता है। अरे बानी, बानी उठो बानी। माँ, बानी को क्या हुआ? बेटा, ये घड़ी रोने धोने की नहीं है, हमें बहू को लेकर फौरन अस्पताल जाना होगा। सभी जन उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करता है और विमला पूछती है, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बहू को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, आपकी बहू की बॉडी का रक्त संचरण एकदम धीमी गति पर पहुंच गया। उनकी कई नसों में ब्लॉकेज होने के आसार हैं, और ये परिस्थितियां तभी पैदा होती हैं जब कोई महिला घरेलू कामकाजी से दूरी साध ले। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भावी भविष्य में आपकी बहू रोग का बिछौना पकड़ लेगी। तभी एकाएक बानी बेहोशी से बाहर आती है। सभी जन दौड़ते भागते भीतर आते हैं। डॉक्टर उसको सारी सूचना देता है। देखिए मिसेस बानी, आपके सुस्त पने ने आपकी सेहत को बिगाड़ दिया है। अगर अभी से भी आपने अपने भीतर सुधार नहीं किए तो आगे आप खुद समझदार हैं। बानी रोते बिलखते हुए आनंद से कहती है, आनंद, ये बुरी बला मेरे बुरे कर्मों का परिणाम है। मैंने जो तुम्हारे माँ बाबूजी के संग किया, मैंने बहू होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। शायद इसीलिए मुझे आज ये सबक मिला है। सासू माँ, मैंने आपको कितना सताया। अरे बहू, सास बहू के रिश्ते में नोक झोंक और लड़ाइयाँ तो सदियों से चली आ रही हैं। तू ठीक हो जा बस। कुछ ही दिनों बाद बानी की बिगड़ी सेहत सुधर जाती है, जिसके बाद वो अस्पताल से ससुराल का सफर तय करती है। बानी, अब तुझे एक सर्वगुणी संपन्न बहू बनकर अपनी सास ससुर के सपनों को साकार करना है। क्या पता उसी से सास ससुर के संग की ये सताप का बड़ा पाप खत्म हो जाए। उस एक घटना से बानी को बड़ा सबक मिल जाता है। अब बानी का अहंकारी स्वभाव नम्र हो चुका था। उसमें आया बदलाव देखकर उसके सास ससुर असमंजस में पड़े थे। बानी ने बहुत ही जल्दी ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल कर अपने सास ससुर का दिल जीत लिया। आज सभी जन साथ मिलकर हंसी खुशी से रह रहे हैं। दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार बुरा दौर बड़े बदलाव के लिए बेहद जरूरी होता है। 5 गरीब बहनों के जादुई बाल। 20 वर्षीय शीतल अपनी 4 छोटी बहन रावी, कुंतल, धारा, शिवी के संग बसंतपुर गांव की सीमा में रहती थी। उन 5 बहनों के सुंदर स्वरूप के साथ उनके बाल बेहद लंबे, घने और काले थे। वो बेहद ही छोटी थी जब उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और सारी जिम्मेदारी शीतल के सिर पर आ गई। कुंतल, दरवाजा भीतर से भेड़ लो, मैं काम पर जा रही हूँ। हम बहनों की भूख मिटाने के लिए आपको रोजाना मीलों का पड़ाव पैदल पार करना पड़ता है। इसके सिवाय मेरे पास दूजा कोई चारा भी तो नहीं बचा। मेरी बहन गांव वालों की दकियानुसी सोच के चलते ही मुझे इतनी दूर काम करने जाना पड़ता है। उस पर भी पहाड़ जितना परिश्रम के बावजूद चंद पैसे पल्ले पड़ते हैं, मगर फिर सोचती हूँ कि उससे मेरी बहनों का पेट तो पल जाता है। ये कहकर शीतल भोर सवेर काम के लिए निकल पड़ती है और काम करके सांझ को गांव में कदम धरती है, जहाँ केसरी कहती है, अरे देखो देखो चौबे भाई, भोर सवेर की गई सांझ में लौटत है छोकरिया। अरे जब बड़ी बहन ही बिगड़ैल है ससुरी, तो छोटी भी के बुरे बेबाक रंग में काहे ना ही रंगाई। अरे सही कह रही हो तुम केसरी बहन। एक तो ये 5 मनहूस अपने माँ बाप को निकल गई, अब अपनी प्रदर्शनी करके हमारे गांव को बाजार बनाना चाहती हैं। छोटे सरकार, ये कैसा भद्दा लांछन लगा रहे हम बहनों पर। शुक्र मना कि अभी मेरे शब्द के बाण चल रहे हैं। अगर हथियार उठ गया तो 5 को ढेर कर दूंगा।
पूरा गांव चौबे के बहकावे में आकर माँ पिता की अनाथ यतीम बहनों पर पथराव करके उन्हें गांव से खदेड़ देता है। खबरदार, जो आज के बाद तुम बदचलन बहनें बसंतपुर गांव में नजर भी आई तो। पांचों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े सड़क पर चलने लगती हैं। तभी 15 साल की शिवी बोल पड़ती है। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? शीतल दीदी, अब तो हमारा बसेरा भी हम बहनों से छीन लिया गया, अब हम कहाँ जाएंगी? अपनी चारों छोटी बहनों की बातें सुनकर शीतल अपने मन में कहती है, उस चौबे ने चालाकी से हमें गांव से खदेड़ा है। बाबा, आज तुम्हारी बड़ी बेटी एकदम बलहीन महसूस कर रही है। अपनी बहनों के साथ दर दर भटक रही हूँ मैं। शीतल की नजर एक घने जंगल पर जा रुकती है। गहरे सांझ की सुगबुगाहट जंगल के प्रत्येक छोर में सिसया रही थी। आज की रात हम पांचों बहनें इस जंगल में ही अपना बसेरा बनाएंगी। जैसे ही पांचों बहनें जंगल में आती हैं, एक विशाल चुड़ैल जामुन के वृक्ष पर बैठी होती है, जिसकी सूरत बेहद डरावनी थी। अरे वाह, एक साथ 5-5 शिकार मेरे मुंह में तो लार टपक रही है। इन पांचों को एकाएक परोस कर दिलरुबा चुड़ैल अपनी पेट भरेगी। चुड़ैल पेड़ों पर छलांग लगाती ही उनके सामने आ खड़ी होती है। शीतल दीदी, चुड़ैल बचाओ! अरे ओ टन्नी चवन्नी, ज्यादा चीख मत वरना परिंदे जाग जाएंगे। आजा मेरी भूख मिटा जा। चुड़ैल को शिवी की ओर बढ़ता देखकर शीतल सामने पड़ा खुरचा डंडा उठाकर उस चुड़ैल पर वार करती है, जिसके साथ चुड़ैल के होशो आवाज गुल हो जाते हैं। कहीं ये चुड़ैल मर तो नहीं गई? शीतल चारों ओर नजरें दौड़ाकर फौरन से पेड़ पौधे से फूल पत्तियां तोड़कर उनसे लेप बनाकर चुड़ैल के माथे पर जैसे ही लगाती है, एक तेजोमय स्वर्णिम प्रकाश पूरे जंगल को सराबोर कर देता है, जिसके साथ चुड़ैल का अक्ष एक देवी में बदल जाता है। अरे, एकाएक के चंडाल चुड़ैल देवी में कैसे बदल गई? भयभीत ना हो, चुड़ैल का वो स्वरूप एक छलावा था। मैं जंगल की हूँ। कोई शख्स मेरे जंगल में प्रवेश करता है तो मैं चुड़ैल बनकर उसकी परीक्षा लेती हूँ। मैं इस जंगल की देवी हूँ, जो सदियों से इस जंगल की देखरेख कर रही हूँ। वन देवी, हम बहनों के पास कोई बसेरा नहीं, हमको इस जंगल में रहने की अनुमति दे दीजिए। बदले में हम पूरे जंगल की पहरेदारी भी करेंगी और प्रत्येक पेड़ पौधों की देखरेख भी करेंगी। तुम बहनों का हृदय हिम से भी अधिक श्वेत है। तुम्हारे लंबे केशों को देख मैं तुम्हें जादुई स्वर्णिम केश का वरदान देती हूँ। जैसे ही तुम स्वर्ण केश परिवर्तित कुरावाह मंत्र का जाप करोगी, तुम पांचों के बाल जादुई बाल में बदल जाएंगे। और इस कंघी को जब तुम अपने बालों में लगाओगी तो एक के बाल से सोने के सिक्के, दूसरे से सोने के बिस्किट, तीसरे से सोने के गहने, चौथे से सोने के बाल और अंतिम से सोने के बर्तन बाहर निकलेंगे। जादुई बालों का भेद बताकर देवी अपने दाहिने हाथ को जैसे ही पांचों बहनों के बालों पर डालती हैं, एक तेज किरण प्रकाशित होकर उनके बालों को सोने के सांचे में ढाल देता है और देवी के ओझल होते ही उनके बाल साधारण हो जाते हैं। तभी कुंतल कहती है, अरे, हमारे बाल तो फिर से साधारण हो गए। हम पांचों बहनों के बाल जादुई हैं या नहीं, इसका पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए हमें उस मंत्र को दोहराना होगा। पांचों बहनें एक साथ उस मंत्र को दोहराती हैं। स्वर्ण केश परिवर्तित कुरुवाह। मंत्र के पूरा होते ही पांचों बहनों के बाल सिर से पांव तक खड़े सोने के सांचे में ढल जाते हैं। पांचों एकाएक एक दूसरे की कंघी करती हैं, जिसमें शीतल के जादुई बालों से सोने के सिक्के, कुंतल से सोने के बिस्किट, रावी से सोने के बर्तन, शिवी से सोने के गहने और धारा से सोने के बाल निकलते हैं। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम पांचों बहनें सोने के बाल वाली बहनें बन गईं। चलो दीदी, इन सारे सोने को बेचकर इस जंगल में अपना आश्रय बनाते हैं। अब हम बहनें उस बुरे गांव बसंतपुर नहीं जाएंगे। इस जंगल की जमीन पर ही हम इन सोने को बेचकर बसेरा बनाएंगी। पांचों बहनें कोसों दूरी साध कर अपने जादुई बालों से मिले सारे सोने का सौदा सुनार से करके जंगल में बड़ा सा घर बनाकर रहने लगती हैं। एक सवेरे जंगल में एक लकड़हारा बैठा था, जिसे देख पांचों बहनें उसके पास आती हैं। काका, आप बड़ी परेशान लग रही हैं। अरे, गरीब लकड़हारा हूँ। कल बेटी का ब्याह है, मगर पास में एक पैसा भी नहीं।
हमें इनकी सहायता करनी होगी। पांचों बहनें पुनः उस मंत्र को दोहराती हैं। स्वर्ण केश परिवर्तित कुरु वह। पांचों बहनों के जादुई स्वर्णिम बाल देखकर लकड़हारा स्तब्ध रह जाता है। अरे ये क्या? बाल सिर से पांव तक सोने से चमक दमक रहे हैं। अरे काका, ये कंघी हम बहनों के बालों में फेरिए, हमारे जादुई बाल ही आपके बेटी की ब्याह का समाधान बनेगा। लकड़हारा एकाएक पांचों बहनों के जादुई बालों को कंघी से काटता है कि पूरी जमीन सोने, जेवर, बिस्किट, बर्तन, बाल और सिक्कों से सराबोर हो जाती है। ये सोने के गहने आप अपनी बेटी के ब्याह में उसे पहनाइएगा, और ये सोने के बर्तन अपनी बेटी के विदाई में तोहफे के तौर पर दे देना। बाकी बचे खुचे इन सोने के सिक्के, बाल और बिस्किट को बेचकर बेटी के ब्याह के साथ आप अपने बुढ़ापे को आसानी से काट लेंगे। तुम पांचों का शुक्रिया बेटी। लकड़हारा सारा सोना उठाकर चल देता है। एक सुबह पांचों बहनें सैर के लिए जैसे ही जंगल से बाहर आती हैं, एक बुजुर्ग बुढ़िया वहां बैठी होती है। अम्मा, आप ये जंगल के बाहर क्यों बैठी हो? मौत की मंजिल के आने की राह तक रही हूँ बेटी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस बढ़ते बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। भूख से बिलबिला रही हूँ। ऐसे में मौत ना मांगूं तो क्या करूं बेटी? बुढ़िया का दुख देखकर पांचों अपने बालों से मदद मांगती हैं। स्वर्ण केश परिवर्तित कुरुवा। अम्मा, ये हम बहनों के जादुई बाल हैं। इस कंघी से आप जैसे ही हमारे बाल काढ़ोगी, आपको प्रत्येक बाल से अलग सांचे में सोना निकलता दिखेगा। बुढ़िया ऐसा ही करती है और उसकी झोली में खूब सारे सोने के सिक्के, बिस्किट, गहने, बाल और बर्तन मिलते हैं। जिसके बाद शिवी सयारे स्वर में कहती है, अम्मा, अब तुम्हें भविष्य में कभी भूखा न रहना पड़ेगा। ये सारा सोना बेचकर तुम्हारा भावी भविष्य एकदम सुनहरा कटेगा। जुग जुग जियो बच्चियों। तुम पांचों बहनों के जादुई बालों की बहार को सदा बनाकर रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। इस तरह पांच बहनें अपनी जादुई बाल से न सिर्फ अपनी जीवनी को बसा चुकी थी, बल्कि गरीब भूखे दुखियारे लोगों की भरसक मदद किया करती थी, जिससे उनके जादुई सुनहरे बालों की बहार और ज्यादा बढ़ती जाती है। दो चुड़ैल बहनें। शीशगंज गांव की सीमा से 2 कोस दूर एक घनघोर जंगल था। वहां के निवासियों का मानना था कि जंगल के भीतर 2 चुड़ैलों का बसेरा था। वो घटना तब सच्ची जान पड़ी जब एक रात बिरजू जंगल से गुजर रहा था। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, धीरे धीरे ये चांद प्यारा प्यारा। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। जैसे ही वो आसमान की ओर ताकता है, उसे 2 चुड़ैल आम और इमली के पेड़ पर बैठी हुई दिखाई पड़ती है। अरे ओ मंडोला चुड़ैल, सच बता, मेरे इमली से लदे पेड़ को देखकर तेरा मन डोला ना? अरे जा, मेरे आम के पेड़ के सामने तेरी ये खट्टे इमली के झरोके कुछ भी नहीं। वैसे तेरे आमों का असर तेरे इस मोटली शरीर पर साफ जाहिर हो रहा है। ये सुन मंडोला चुड़ैल अपने उल्टे पांव से पेड़ से छलांग लगाकर डोला के बाल पकड़कर कहती है, आज मैं तुझ चुड़ैल को सजनी से गजनी बना डालूंगी। तुझे मुझसे पंगे लेने की आदत ही खत्म कर दूंगी। तूने मेरे बालों को छुआ, अब मैं तेरी खाल उधेड़ डालूंगी। दोनों चुड़ैलों को बाल नोचकर ऐसे लड़ता देख बिरजू की आंखें फटी और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। बचाओ! दोनों चुड़ैल मुंडी घुमाकर उसे एक टक निहारने लगती हैं। तभी वो सरपट से गांव की ओर भागता है। मंदबुद्धि चुड़ैल, तेरे कारण वो हम चुड़ैलों के भिड़ंत का लुत्फ उठाकर भाग गया। बिरजू पूरे गांव के सामने दोनों चुड़ैलों का भेद खोल देता है, जिसके बाद सभी जन जंगल से आना जाना एकदम बंद कर देते हैं। पर एक रात हरीश नशे में झूमता हुआ जंगल से गुजर रहा होता है। तभी दोनों चुड़ैल को उसकी आहट सुनाई पड़ती है और वो तेज रफ्तार से पेड़ों से कूदकर उसको दबोच कर कहती है, छोड़ दे इसे, ये मेरा शिकार है। इस पर नजर पहले मेरी पड़ी थी, लेकिन निशाना मैंने लगाया था। ये मेरा शिकार है,
इसे तो मैं ही खाऊंगी। दोनों चुड़ैल उस आदमी के हाथ पांव खींचने लगती हैं। तभी हरीश का नशा फटता है। अरे मैया रे, मर गया रे। अरे कोनो बचाओ हमका। अरे हमरा करेजा डर से एकदम से तेज धड़कन है। चिंता मत कर, अभी मैं तेरा दर्द मिटा दूंगी। मुझे इंसान का गुर्दा कलेजा खाना बड़ा पसंद है। मंडोला चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर डोला चुड़ैल को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, क्या हुआ? एक ही थप्पड़ में झाई आ गई मेरी चिरमखी चुड़ैल को। तेरी ये मजाल जो तूने मुझे सूता और मुझे चिमरखी कहा, जंगल की बोझ। दोनों चुड़ैल विशाल रूप धरकर पहलवानों की नाई लड़ने लगती हैं, जिससे जंगल का मंजर एकदम तूफानी हो जाता है। यही सही मौका है इन चुड़ैल के चंगुल से भागने का। खिसक ले हरीश। हरीश को भागता देख दोनों चुड़ैल उसे घेर कर कहती हैं, मंदबुद्धि चुड़ैल, आज तेरी बेवकूफी के कारण ये शिकार हमारे हाथों से बचकर भाग जाता। मैं मंदबुद्धि हूँ तो तू कौन सा एल्बर्ट आइंस्टाइन है? दोनों चुड़ैल उसको मारकर उसकी खोपड़ी और दिल निकालकर चाव से खाती हुई अपनी भूख मिटाती है। सवेरे हरीश की कटी पिटी लाश जंगल के बाहर पड़ी लोगों को दिखाई पड़ती है। अरे किस कसाई ने मेरे लाल के इतने टुकड़े किए हैं? अरे इश्क की मौत के पीछे उन दोनों नरभक्षी चुड़ैलों का ही हाथ है। आग लगे उन चुड़ैलों को। कीड़े पड़े, मैयत निकलेगा उनका। हर दिन के साथ उन चुड़ैलों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या होगा? लाख सोच विचार के बाद भी कोई भी जन चुड़ैलों के खात्मे का हल नहीं खोज पाता। तभी आधी रात आसमान बरसने वाले काले बादलों से घिर आता है और झमाझम बरसात शुरू होती है। आम के डाल पर सो रही मंडोला चुड़ैल को देख डोला चुड़ैल कहती है, अरे ये चुड़ैल है या कुंभकर्ण? इसके खर्राटों की गूंज मेरे कान में शोर कर रही है। चुड़ैल अपने बालों की चोटी आगे बढ़ाकर मंडोला को खूब सताती है। तभी वो उठ खड़ी होती है। बिना एक टक्कर किए तुझ सड़ी खोपड़ी वाली चुड़ैल को चैन नहीं पड़ता क्या? जागने का इतना शौक है तो चमगादड़ की टोली में बढ़ती क्यों नहीं हो जाती? तेरे मुंह की सड़न से पूरे जंगल की हवा दूषित हो गई है, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा तुझे परेशान किया जाए। जंगल में जोरदार आंधी उठती है और बरसात की फुहार बरसती है। अरे ओ मंडोला, चल सभी रंजिश भुलाकर नाचते हैं। देखना मौसम कितना बेईमान है। नाच 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 मेरी चुड़ैल, नाचना क्या हुआ? तेरे उल्टे पैर क्यों नहीं तिरक रहे? अरे मैंने यहाँ सुर संग्राम की मंडली नहीं खोली, तू भी नाच। मुझे तो जैसी चिमर की चुड़ैल के संग ना दिन दिना नहीं करना। साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि तुझ छलायान चुड़ैल को नाचना आता ही नहीं? तूने मुझे ललकारा, आज मैं नाच नाच कर फ्लोर तो क्या ब्रह्मांड हिला कर रख दूंगी। दोनों चुड़ैल नाचती हुई जंगल को पार करके गांव आ पहुंचती हैं और उनके नाच से पूरा गांव बेकाबू होकर हिलने लगता है और तबाही मच जाती है। झगड़ते हुए जंगल वापस लौट आती है। सवेरे पूरा गांव बाबा के पास आता है। तो आखिर वो आतंकी चुड़ैल तुम्हारे गांव में दस्तक देने ही लगी। बाबा आप तो अंतर्यामी हैं। कल उन दोनों चुड़ैल ने गांव में रात भर मौत का नाच नाचा है। अरे उनके कारण हमारी जान माल को बड़ी हानि हुई है। बाबा अंतर्ध्यान होकर उन चुड़ैल की पूरी दास्तान से वाकिफ होकर कहते हैं, उन चुड़ैलों के बीच रक्त बंधन बंधा है, वो सगी बहनें हैं। फुलवा अपनी बेटियों मंडोला और डोला के संग रहती थी। जहाँ मंडोला एकदम काली भद्दी थी तो वहीं डोला एकदम गोरी सुंदर थी। रूप के कारण दोनों बहनों के बीच 36 का आंकड़ा था। आईने के सामने खड़ी डोला कहती है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आ गई चिड़ाकली अपना ये अमावस का काला चेहरा लिए। तूने मेरी खिल्ली उड़ाई, रुक आज मैं तेरी गोरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। दोनों बहनें एक दूसरे के बाल पकड़कर झगड़ने लगती हैं। तभी उनकी माँ फुलवत
झगड़ा छुड़ाते हुए कहती है। आज फिर तुम दोनों सवेरे सवेरे ही महाभारत लेकर उठ गई। एक दिन कटकर मर जाओगी तुम बहनें। माँ, इसने फिर मेरी काली सूरत का मजाक बनाया। माँ, इस जलोकड़ी ने मेरे बाल नोचे। कोयले की खदान है तू। दोनों गुस्से से बुदबुदाते हुए स्कूल निकल पड़ती हैं। फिर एक रोज दोनों स्कूल से घर आती हैं। तभी डोला उसे छेड़ते हुए कहती है, जल गया मुझसे कोई जल गया, तो फिर जलने दे। अपना ये गज भर का जुबान बंद कर डोला, वरना मैं तुझे यही ढेर कर दूंगी। अरे तू ये कड़वा सच मान क्यों नहीं लेती कि तू मेरी नजर उतारने का काला टीका है। ये सुनकर मंडोला बौखलाकर सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार देती है और दोनों सड़क के बीचों बीच लड़ने लगते हैं। तभी तेजी से बढ़ रही एक गाड़ी उन्हें कुचलकर 9-2-11 हो जाती है और वो वहीं मर जाती है। बाबा, कोई तो उपाय होगा जिससे उन चुड़ैल बहनों से पीछा छूटे। वो चुड़ैल एक दूसरे को अपनी मौत का जिम्मेदार मानती हैं। उन्हें सिर्फ उनकी जननी ही मुक्ति दिला सकती है। सभी जन लौटकर गांव फुलवती का घर खोजकर उसे साथ लिए रात के अंधेरे में मशाल लेकर जंगल को चारों ओर से घेर लेते हैं। डोला, मंडोला, सामने आओ। देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। दोनों चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है। तुम आ गई। तुम्हें पता है भोला के चलते मैं मर गई। नहीं माँ, इस हत्यारा ने मेरा खून किया है। ये झूठी है, मक्कार है। तुम्हारे नफरत और झगड़े के चलते आज तुम क्या से क्या बन चुकी हो। अब तो ये बैर, ये रंजिश भूल जाओ मेरी बच्चियों। माँ, तुम रो मत। हम तुम्हें रोते बिलखते नहीं देख सकते। मंडोला, सारी गलती मेरी थी। हमारे चलते माँ आज एकदम अकेली पड़ चुकी है। तुम मेरी फिक्र छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाओ। दोनों चुड़ैल आंसू बहाकर पछतावा जाहिर करती हुई गले लगती हैं कि अचानक आसमान से एक तेज लौ उन्हें घेर लेती है और चुड़ैल हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। इस तरह गांव एक बार फिर बेखौफ होकर जीने लगता है। चिकन फ्राई बेचने वाली सास बहू। मीरा की शादी विकल्प से हुई थी और वो अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर कहती है, मम्मी जी, पापा जी, खाना खाकर बताइए ना, मैंने गाजर का हलवा और चिकन फ्राई बनाया है। वो क्या है ना, मुझे बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था, इसलिए बना दिया। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, वैसे मेरा भी यही खाने का मन था। चलो अच्छा है बहू, आज मैं तेरे दोनों हाथ का स्वाद चख लूंगी। ठीक है मम्मी जी। मीरा सबको खाना परोस देती है। खाने के बाद सभी कहते हैं, ओहो, मजा आ गया, मेरी बीवी ने चिकन फ्राई बनाया है आज तो। अरे वाह बहू, आज से पहले मैंने इतना बढ़िया चिकन फ्राई कभी नहीं खाया। ये ले बहू, मेरे कान के झुमके शगुन के हैं, संभाल कर रखना। हाँ, बहू बहुत स्वादिष्ट बनाया है। देख बेटा, हम तो गरीब हैं, इसलिए तुझे मैं सिर्फ 101 रुपए ही दे सकता हूँ। कोई बात नहीं पापा जी, आशीर्वाद किसी भी रूप में मिले, बस आशीर्वाद दीजिए। कुछ देर बाद विकल्प अपने कमरे में मीरा के साथ होता है तो उसके बालों में गजरा लगा देता है। तभी वो खुशी से कहती है, शुक्रिया विकल्प जी, आप तो बहुत अच्छे, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मुझे पता था तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा, और सच बताऊं, अब तो मेरा दिल तुम पर और आ गया है। वक्त बीतता है। मीरा घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है और आए दिन जब भी घर वालों का मन करता है तो वह चिकन फ्राई बनाया करती थी। ऐसे ही एक शाम रेवती बोलती है, सुनिए, जरा मुझे 300 रुपए देना। क्यों भाई, तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? वो क्या है ना, मुझे बहू से आज चिकन फ्राई बनवाना है। उसके हाथ का कब से खाया नहीं मैंने, बहुत मन कर रहा है। अरे इतना खाने की क्या जरूरत है, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने चिकन फ्राई बनवाया था और इतनी तादाद में चिकन बनवाया था कि अगले दिन भी चिकन खाया तुमने। अब फिर से? अरे तो क्या हो गया, कौन सा मैं अकेला खाती हूँ, दे नहीं सकते थोड़े पैसे? लो पकड़ो, खाओ चिकन फ्राई। ये कहते ही अपनी बहू से चिकन फ्राई बना लेती है। वहीं रविवार आता है तो मीरा कहती है, अरे आज तो संडे है, आज मैं अपना फेवरेट चिकन फ्राई खाऊंगी। सुनिए विकल्प, आप मार्केट से आओ तो चिकन लेते हुए आना। क्यों जी, किस खुशी में चिकन लेकर आना है? अभी 2 दिन पहले मम्मी ने तुमसे चिकन बनवाया, फिर से? हाँ तो क्या हो गया, मम्मी जी ने बनवाया था ना उस दिन, उनका मन था, आज मेरा मन है। वैसे भी मैं हर संडे को सिर्फ चिकन फ्राई ही खाती हूँ, आप चुपचाप से लेकर आ जाइए, क्योंकि मैं कुछ और नहीं बनाऊंगी आज। एक बात बताओ, पैसे का पेड़ पर लग रहा है? वैसे भी मेरे गिने चुने पैसे आते हैं
उन सबका भी तुम हर हफ्ते चिकन फ्राई बनवाओगी तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। देखिए, दिवाला निकले या होली, पूरी करनी पड़ेगी आपको मेरी हर बोली, वरना पिला दूंगी आपको दूध में मिलाकर जमाल घोटे की गोली। अच्छा बेटा, शायरी की धमकी। चलो ठीक है, अब ले आऊंगा। ये अब मैं बनाऊंगी चिकन फ्राई। इस तरह दोनों सास बहू को जब भी चिकन फ्राई खाने का मन करता तभी वह अपने अपने पतियों से चिकन मंगवाती, पर घर का खर्च भी अब चल नहीं पाता था। घर की स्थिति डगमगा चुकी थी। दूसरी तरफ विकल्प की नौकरी छूट गई थी। 3 दिनों से मीरा को बेवकूफ बनाकर घर से बाहर यूं ही घूम रहा था। चौथे दिन मीरा कहती है, देखिए बहुत दिन हो गए, इस बार आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए। पैसे कब लाएंगे, दीजिए ना। वो मैं मीरा, आज शाम को मैं पैसे हर हालत में ले आऊंगा। मैंने मीरा को बोल तो दिया, लेकिन मैं पैसे लेकर कहाँ से आऊंगा। लाऊंगा, चाहे मुझे चोरी ही क्यों न करनी पड़े, मैं लेकर जरूर आऊंगा। इतना कहकर विकल्प घर से निकल जाता है और अपने मालिक के पास जाता है। उसे अपने बचे हुए पैसे मांगता है। उसका मालिक सबको पैसे बांट रहा था पर उसे नहीं देता। तभी विकल्प उससे कुछ पैसे छीनकर घर आता है। इस बात से उसका मालिक गुस्से में आ जाता है और पुलिस में उसकी रिपोर्ट करवा देता है। विकल्प मीरा को पैसे देता ही है कि पुलिस आ जाती है। यहाँ विकल्प कौन है, सामने आओ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? यहीं पर हैं वो। जी हाँ, मैं उन्हें अरेस्ट करना है, चोरी और फ्रॉड के जुर्म में। ये रहा, लेकर चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। तू ही है ना विकल्प? जी मैं ही हूँ, पर ये सब झूठे इल्जाम हैं। बस मैंने उनसे अपना पैसा लिया था, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। सभी चोर ऐसे बोलते हैं। चल, वरना तुझे थाने में घसीटूंगा। विकल्प, आप परेशान मत होइए, मैं ये सारे झूठे इल्जाम आपसे हटवा कर ही रहूंगी। तभी पुलिस उसे ले जाती है। विकल्प जेल में पड़ा था, वहीं घर की हालत तंगी हो गई थी। भानु प्रताप का काम भी ठप हो गया था। अब घर में कंगाली छा गई थी। क्या अब सास बहू मिलकर घर का खर्च चला पाएंगे? क्या विकल्प जेल से छूट पाएगा? आखिर घर की ऐसी परिस्थिति में दोनों कौन सा कदम उठाने वाले थे? जानने के लिए कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। शाम को तभी मीरा कहती है, माँ जी, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? पापा जी का काम भी नहीं बचा और विकल्प भी जेल में है। घर चलाने के साथ उन्हें जेल से भी छुड़ाना है। उनकी जमानत के लिए गई थी तो उन्होंने बदले में कुछ पैसे मांगे हैं। बहू, मुझे लगता है अब तुझे अपने हुनर को बाहर लाना चाहिए। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मैं ये बोल रही हूँ कि तू चिकन फ्राई बेचना शुरू कर दे। तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। तू देखना, लोगों की भीड़ लग जाएगी और एक प्लेट हम 100 रुपए की दिया करेंगे। और जहाँ तक पैसों की बात है तो मैं किसी से थोड़े पैसे उधार ले लूंगी, फिर हम चुका देंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है माँ जी। अगले दिन से दोनों सास बहू चिकन फ्राई का ठेला लगा लेते हैं। तभी चिकन फ्राई की खुशबू से ही लोग उसकी ओर खींचे चले आते। अरे बहन जी, जरा एक प्लेट मुझे भी चिकन फ्राई देना। अरे बहू, जल्दी से इनकी प्लेट लगा। ये लीजिए भैया, खाकर बताइए कैसा बना है। अरे जरा मुझे भी चिकन फ्राई देना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये लीजिए, आप भी लीजिए। ये कहकर मीरा उन्हें चिकन फ्राई दे देती है। तभी खाकर वो कहते हैं, अरे वाह वाह वाह, ये चिकन फ्राई में तो बहुत ज्यादा टेस्ट है। इतना टेस्टी कभी नहीं खाया। सही बोला, ऐसे चिकन फ्राई तो मेरी मम्मी बनाया करती थी। पहले ऐसा करिए, 2 प्लेट पैक कर दीजिए, मैं अपनी मम्मी को भी खिलाऊंगा, तो वो आपसे खुश हो जाएंगी। जी शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे ही दोनों सुबह से शाम तक अच्छा खासा चिकन फ्राई की कमाई कर लेते हैं और जब कमाई गिनते हैं तो कहते हैं, देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि तेरी चिकन फ्राई की दुकान अच्छी चलेगी। सोच, एक दिन की इतनी है तो आने वाले दिनों में हमारे कितना लाभ होगा। वो तो है माँ जी। लगता है मेरी बहू के हाथ का चिकन फ्राई सबको पसंद आ गया। अरे कमाई अच्छी हो गई है। ये तो सही कहा पापा जी आपने। ऐसे ही सास बहू अगले दिन भी चिकन फ्राई की दुकान लगाती हैं और उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है। एक हफ्ते में सास बहू चिकन फ्राई बेचकर इतना पैसा कमा लेती हैं कि विकल्प की थाने से जमानत कराकर ले आती हैं और उसे अपनी दुकान के बारे में बताती हैं। तो विकल्प कहता है, अरे बहुत अच्छा मीरा, तुमने तो मेरे पीछे अच्छे से घर को संभाल लिया। जी, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही थी। अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटाऊंगा दुकान में। ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ बेटा ही क्यों, मैं भी करूंगा। हम चारों मिलकर चिकन फ्राई बेचेंगे। सास बहू पर अब तो पैसे थे ही, इसलिए वह एक और ठेला खरीद लेते हैं और मीरा अपने हाथ से चिकन फ्राई बना दिया करती थी, जिसे एक दुकान पर भानु और विकल्प बेचते थे, दूसरी ओर सास बहू मिलकर चिकन फ्राई बेचती थी। इससे उनका कारोबार और बढ़ता है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।
भूतिया स्कूल बैग। गांव में रहने वाली 12 वर्षीय कोमल पढ़ने में बेहद तेज तर्रार और होशियार थी, जिस कारण कक्षा के तमाम अध्यापक गण उसे खूब सराहते थे। उसके घर की हालत कुछ खास न थी। उसका एकमात्र सहारा उसकी माँ गंगा थी, जो काफी मेहनत करके 4 पैसे जोड़कर उसे पढ़ा लिखा रही थी। कोमल पढ़ने में अपना पूरा ध्यान लगाती थी, पर एक दिन वो उदास होकर अपनी माँ से कहती है, माँ, स्कूल के सभी बच्चों के पास रंग बिरंगे सुंदर स्कूल बैग हैं, सिवाय मुझे छोड़कर। मुझे ये झोला लेकर स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिटिया, अपनी माँ को थोड़ा वक्त दे, मैं तुझे बाकी बच्चे से भी सुंदर सा स्कूल बैग खरीद दूंगी। अभी तेरी माँ के हाथ पैसा नहीं है बिटिया। आर्थिक तंगी के अभाव से जूझ रही गंगा कोमल को समझा बुझाकर स्कूल के दरवाजे तक छोड़ आती है। कोमल जैसे ही क्लासरूम में पहुंचती है तो कुछ बच्चे उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं, अरे अरे देखो दोस्तों, देखो झोला छाप बाबा चले आ रहे हैं। चलो बाबा को थोड़ी भिक्षा दे दी जाए। क्यों री भिखारन, तेरी माँ के पास इतने भी पैसे नहीं है क्या कि तुझे एक स्कूल बैग दिला सके? इसका ये सड़क छाप झोला बूढ़ी एकदम पुराने जमाने का लगता है। ऐसा झोला मैंने तपस्वियों के कंधों पर देखा है, जो अलोक निरंजन कहते हुए भिक्षा मांगते फिरते हैं। सभी बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। ये देख कोमल फूट फूट कर रोते हुए कहती है, तुम लोग हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? पढ़ने के लिए झोला हो या स्कूल बैग, क्या फर्क पड़ता है? इसके पास स्कूल का बस्ता नहीं है, इसको क्लासरूम से बाहर का रास्ता दिखाओ। सभी बच्चे मिलकर उसको कक्षा से बाहर निकाल देते हैं और कोमल रोते हुए घर आ जाती है। उसकी माँ गंगा पैसे जोड़कर उसके लिए एक स्कूल बैग खरीद लाती है और कोमल तैयार होकर स्कूल जाते हुए कहती है, स्कूल चले हम, अब मेरे पास भी स्कूल बैग है, वो भी सबसे सुंदर। कोमल जैसे ही क्लासरूम में कदम रखती है, सभी बच्चे उसके स्कूल बैग को एकटक निहारते रह जाते हैं और वो कहती है, तुम सभी के चेहरों के तोते क्यों उड़ गए? तेरा स्कूल बैग तो बड़ा ही प्यारा है। खबरदार जो मेरे स्कूल बैग को किसी ने छूने की हिम्मत भी की तो। पढ़ाई खत्म करके कोमल अपना स्कूल बैग टांगकर जैसे ही स्कूल के मेन गेट पर आती है तो उसकी माँ गंगा सड़क पार उसका इंतजार कर रही होती है। तभी कोमल चलती सड़क पर दौड़ती हुई उसकी तरफ भागती है और उसको बचाने के चक्कर में गंगा को हल्की चोट लग जाती है। फिर कोमल हड़बड़ी में अपना बस्ता वहीं छोड़कर अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ तुम ठीक तो हो ना? फिर दोनों घर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद गंगा कहती है, बिटिया तेरा स्कूल बैग नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है? अरे नहीं माँ, मैं गलती से स्कूल बैग तो उसी रास्ते पर छोड़कर आ गई हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। कोमल दौड़कर उसी रास्ते पर पहुंच जाती है जहां चारों तरफ एकदम सन्नाटा होता है और वो स्कूल बैग घर लाकर उसे एक कोने में रख देती है। आधी रात जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि स्कूल बैग घर में इधर उधर सैर कर रहा है और वो कहती है, टीचर ने तो कहा था कि बैग निर्जीव वस्तु होती है, फिर ये चल फिर कैसे रही है? माँ उठो, माँ उठो माँ। आवाज सुनकर गंगा उठ जाती है और कहती है, आधी रात को क्यों उल्लू की तरह जाग रही है? माँ अभी मैंने अपने बैग को चलते देखा। कैसी बातें कर रही है, बैग कैसे चल सकता है? सो जा, तेरा वहम होगा। बिस्तर पर गिरने के साथ दिन भर की थकी हारी गंगा की आंख लग जाती है और वो खर्राटे भरने लगती है, पर कोमल के नींद जैसे उड़ चुकी थी। तभी वो कहती है, ये माँ के तगड़े खर्राटे मेरे कानों में ढोल मंजीरों की तरह तबाही मचा रहे हैं, ऐसे तो मेरे कान फट जाएंगे, क्या करूं? फिर कोमल अपने बैग की तरफ देखने लगती है। तभी बैग के अंदर से एक आवाज उसके कान में पड़ती है, बस्ता है, तैयार हो जाओ मेरे यार, चलो चले स्कूल चले हम। ये आवाज तो मेरे स्कूल बैग से आ रही है, माँ उठो ना माँ। कोमल के झकझोरने पर गंगा आंख मलते हुए उठकर कहती है, तेरे अंदर चमगादड़ की आत्मा सवार हो गई है क्या? क्यों आधी रात को बराबर मेरी नींद खराब कर रही है? स्कूल बैग के अंदर से किसी की आवाज आ रही है। सुबह सवेरे सड़क से चलकर बस्ता लेकर निकले हम, चलो चले स्कूल चले हम। आवाज गंगा के कानों में पड़ती है और दोनों की सिट्टी बिट्टी कुल हो जाती है और वो डर कर पड़ोस में रहने वाले हरिया को बुलाकर अपने घर ले आते हैं और हरिया कहता है,
डरो नहीं, मैं देखता हूँ। हरिया जैसे ही स्कूल बैग खोलता है, एक बच्ची चुड़ैल बैग से बाहर निकलकर कहती है, अब मैं तुझे मार कर तेरे खून से अपने स्कूल बैग की कॉपी के कोरे पन्नों पर रंगाई करूंगी। हरिया डर के मारे थरथराते हुए कहता है, चुड़ैल, हाँ मेरा क्या होगा? मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइव बनेगी या तवे पे फ्राई होगा। पर मैं तुझे बिना फ्राई किए कच्चा चबा जाऊंगी। डरी सहमी गंगा अपनी बेटी को उठाकर गांव के लोगों का दरवाजा खटखटाकर सबको इकट्ठा कर लेती है, पर चुड़ैल हरिया को मारकर बस्ते में घुसकर उसका आकार लेकर चुड़ैल बनकर बाहर निकलकर कहती है, चलो सबके सब मौत का चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, कोई नहीं बचेगा। मैं सबको मार कर तुम्हारे मांस और खून से रंग बिरंगे कलर बनाऊंगी और अपने स्कूल बैग में भर लूंगी। अरे ये तो किसी बच्चे की भूतनी लगती है। अरे भागो वरना सब मरेंगे। फिर चुड़ैल उन सभी को घेर कर डराते हुए कहती है, तुम सब मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकते। डर के मारे मेरा दिल तो आधा हुआ जा रहा है। जब डर सताए तो ऑल इज वेल बोलना चाहिए। बड़ा कंफ्यूजन है ये अंग्रेजी में पटर पटर बोलना। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पर घबराए, दिल बुड़बक है ये समझ में ना आए। चुड़ैल बच्ची की भूतनी हड़कंप मचाकर कई लोगों की लाशें बिछा देती है। तभी कोमल कहती है, रुक जाओ, तुम आखिर मेरे बैग में घुसी कैसे? ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भूतिया बैग है, नहीं समझी? सुनो। 13 वर्षीय अनुपमा अपनी माँ सविता के साथ एक गांव में रहती थी। आज सुबह वो जैसे ही स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी सविता कहती है, अनुपमा देख तो बिटिया, तेरी माँ तेरे लिए क्या लाई है। अरे वाह माँ, आप मेरे लिए नया स्कूल बैग लाई हैं। शुक्रिया, स्कूल जाने में देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। अनुपमा खुशी के साथ नया स्कूल बैग टांगकर झूमते हुए स्कूल चल पड़ती है, पर सड़क पार करते वक्त एक गाड़ी उसको बेरहमी से कुचल देती है और उसकी आत्मा उस स्कूल बैग में कैद हो जाती है। और उस रोज तुम मुझे दिखाई दी और जब तुम अपना बस्ता सड़क पर भूल आई थी, तो मैंने ही अपना भूतिया स्कूल बैग वहाँ छोड़ दिया था, जिसे तुम अपने घर ले आई। तुम्हारी मौत सड़क दुर्घटना थी, उसमें किसी इंसान का कोई कसूर नहीं था। ये इंसानी बात मेरे शैतानी खोपड़ी से बाहर है। मैं तुम सबको मारकर तुम्हारे खून से मौत की होली खेलूंगी। अरे भूतिया तितलियां, चली जा हमारे गांव से। सबसे पहले इस खूसट बुड्ढे को ही जिंदगी से रिटायर करती हूँ। चुड़ैल के कहर से सभी को बचाने के लिए कोमल दौड़कर जलती हुई लकड़ी लाकर चुड़ैल के भूतिया बैग पर फेंक देती है और चुड़ैल कहती है, नहीं, मुझे मत जलाओ, छोड़ दो मुझे। चुड़ैल तड़पते हुए जलकर राख हो जाती है और भूतिया स्कूल बैग का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।